तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है ग्राउंड जीरो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये कहानी है बीएसएफ डिप्यूटी कमांडेंट नरेंद्र नाथ धर दुबे के बारे में। जब 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, तब नरेंद्र दुबे ने अंडर कवर ऑपरेशन के द्वारा पार्लियामेंट के ऊपर हुए हमले के पीछे जो टेररिस्ट था गाजी बाबा, उसे पकड़वाया था। ये कहानी सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 2001 के समय से। श्रीनगर में अहमद नाम का एक आदमी आता है जो कुछ लड़कों को अपने साथ लेकर आता है और उन लोगों को बंदूक देता है और उन सभी को एक काम करने को बोलता है कि शहर में जितने भी भीड़ वाले मार्केट में जितने भी बीएसएफ के जवान हैं, उनको चुपचाप गोली मारकर वापस आना है। एक जवान को मारने के लिए उन लोगों को 5,000 मिलेंगे। ये सुनकर सभी लड़के तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का जिसका नाम हुसैन है, वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसके परिवार वालों को कौन देखेगा। लेकिन अहमद उसे समझाता है, सही तरीके से अगर काम करोगे तो तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। उसके बाद हम शहर के एक भीड़ वाले मार्केट में देखते हैं जहाँ बीएसएफ के कुछ जवान पहरेदारी कर रहे थे। उनमें से एक जवान का नाम था घोष, जो अपने साथी के लिए चॉकलेट लेकर आता है। फिर उसका साथी चॉकलेट खाकर वापस पहरेदारी करने के लिए चला जाता है, लेकिन अचानक एक लड़का आकर घोष के सिर के पीछे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर सारे बीएसएफ के जवान इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि उनका साथी घोष मर चुका था। उसके बाद हमें टेररिस्ट गाजी बाबा का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जो बताता है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी शहर है और जितने भी जिले हैं, अगर कहीं भी आर्मी या कोई सिपाही दिखाई देगा तो उसे मार दिया जाएगा। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और इतने दिनों में बीएसएफ के 70 जवान शहीद हो जाते हैं और इन सब के पीछे वही पिस्तौल गैंग के लोग शामिल थे, जो भीड़ वाले इलाके में जाकर बीएसएफ के जवानों को मार रहे हैं। इसलिए ये सब रोकने के लिए कर्नल शर्मा अपने बेस्ट ऑफिसर को बुलाने का ऑर्डर देता है। अगले सीन में हम बीएसएफ डिप्यूटी कमांडेंट नरेंद्र दुबे को देखते हैं, जो एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए अपनी टीम लेकर पहुंच जाता है। आतंकवादी बीएसएफ जवानों के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन किसी तरह नरेंद्र दुबे आतंकवादी के पास पहुंच जाता है और उसे मार डालता है। लेकिन इस ऑपरेशन में उसके हाथ में गोली लग जाती है। उसे फोन आता है और बताया जाता है कर्नल शर्मा ने उसे बुलाया है, लेकिन ऑफिस पहुंचने के बाद वहां पर कर्नल नहीं थे और उसे बताया गया था कि वो अपने परिवार से जाकर मिल ले। उसके टीम में बीनू, प्रवीण और इंदर नाम के सिपाही थे। वो सभी पिस्तौल गैंग का पता लगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे और उन लोगों को आतंकवादी की ओर से कोड्स पता चलते हैं, जिससे कि पता चलता है कि आतंकवादी आगे क्या करने वाले हैं। इसके बाद नरेंद्र अपने फैमिली से मिलने जाता है। उसकी पत्नी का नाम है जया दुबे और उनके 3 बच्चे हैं। अगले दिन फिर से बीएसएफ के जवान आतंकवादियों के ऊपर नजर रख रहे थे और उनको एक नया कोड मिलता है। प्रवीण बताने लगता है कि जो कोड बता रहा है वो पिस्तौल गैंग का मास्टरमाइंड है और वही हमेशा कोड्स भेजता है। जितने भी कोड्स उसने बताए थे, कोड्स को सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि गैंग के लोग सभी एक गाड़ी में आने वाले हैं जिसके अंदर बम रखा हुआ है और वो सभी आतंकवादी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। नरेंद्र तुरंत चीफ मिनिस्टर का आज का शेड्यूल देखता है, जिसमें लिखा हुआ था कि चीफ मिनिस्टर आज पार्लियामेंट में मीटिंग करने के लिए जाने वाले हैं। नरेंद्र अपनी टीम को लेकर पार्लियामेंट की तरफ जाने लगता है और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को भी इन्फॉर्म करने को बोलता है। नरेंद्र अपनी टीम को लेकर पार्लियामेंट पहुंच जाता है और वहां पर बैठे सारे लोगों को वापस जाने को बोलता है और पूरे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। इधर चीफ मिनिस्टर अपनी गाड़ी लेकर पार्लियामेंट की तरफ पहुंचते हैं और उनकी गाड़ियों के पीछे आतंकवादी की गाड़ी भी आने लगती है, जो उन्हें मारना चाहती है। पार्लियामेंट पहुंचने के बाद चीफ मिनिस्टर के ऊपर ताबड़तोड़ हमला होने लगता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बच जाते हैं। ये खबर प्राइम मिनिस्टर को लगती है तो वो आतंकवादी को धमकी देते हैं और उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं। इधर आतंकवादी के मास्टरमाइंड प्राइम मिनिस्टर को चुनौती देते हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान को जला देगा, क्योंकि उसका एक ही मकसद है, कश्मीर की आजादी। इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड ये सारी खबर सुनता है। उसे बताया जाता है इसके पीछे गाजी बाबा का हाथ है, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। किसी को नहीं पता वो कैसा दिखता है, लेकिन इन सब के पीछे एक ही आदमी है जिसका नाम है तारिक मलिक, जो ये सब काम को अंजाम देने में गाजी की मदद करता है। तभी आईबी ऑफिसर आदिला उन लोगों को बताती है कि तारिक का पता चल चुका है और वो श्रीनगर की ओर जा रहा है। आईडी का हेड ध्यान और आदिला दोनों बीएसएफ के ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ कर्नल शर्मा और नरेंद्र दुबे भी थे। आदिला उन लोगों को बताती है कि तारिक श्रीनगर की ओर जा रहा है और अभी उसे पकड़ना होगा, लेकिन नरेंद्र उसे पकड़ने के लिए मना करता है क्योंकि वो बताता है कि यहाँ श्रीनगर में पिस्तौल गैंग के लोग आर्मी के जवानों को शिकार बना रहे हैं।
और अब तक 70 जवान शहीद हो चुके हैं। उन लोगों के द्वारा हमें कोड्स भी मिलते हैं जिससे हमें पता चला है इन सब के पीछे गाजी बाबा है और अगर गाजी बाबा को पकड़ना है तो तारिक के ऊपर नजर रखनी होगी। लेकिन शर्मा ऐसा करने से मना करता है और तारिक को तुरंत पकड़ने का ऑर्डर देता है क्योंकि 2 घंटे के अंदर तारिक एक ट्रक लेकर श्रीनगर से बाहर जाने वाला था। सभी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम तारिक को देखते हैं जो अपना ट्रक लेकर श्रीनगर से बाहर जा रहा था। तभी सामने एक ट्रक खराब हो जाती है और वो ट्रक बीएसएफ के जवान का था। तभी अचानक नरेंद्र अपनी टीम लेकर तारिक के ट्रक के सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। आईबी के लोग तारिक को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं नरेंद्र अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करवा रहा था, लेकिन उसकी बेटी स्कूल जाने से मना करती है क्योंकि हर समय बीएसएफ के जवान उसकी बस में बंदूक लेकर रहते हैं जिसे देखकर उसे डर लगता है। उसकी बेटी बताती है कि अगर उसे बस में सेंटा क्लॉज लेने के लिए आए तो वो रोज स्कूल जाएगी और उसे डर भी नहीं लगेगा। जब उसके बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं तब बीएसएफ का जवान बच्चों को स्कूल छोड़कर चाय पीने के लिए चला जाता है। तभी अचानक एक लड़का पिस्तौल लेकर जवान को मार डालता है। पूरे इलाके में खलबली मच जाती है और नरेंद्र की बेटी भी घबरा जाती है। एक जवान शहीद होने के कारण नरेंद्र काफी भावुक हो गया था। उसकी पत्नी जया उसे समझाती है कि अपने बच्चों को इस तरह स्कूल नहीं भेज सकती क्योंकि अब हर जगह डर का माहौल फैल गया है और इन टेररिस्ट को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कहती है। नरेंद्र अब तक जितने भी हमले पिस्तौल गैंग ने करवाए हैं उन सभी केसेस का इन्वेस्टिगेशन करता है और उसमें एक पैटर्न उसे समझ में आता है। नरेंद्र अपनी टीम को बुलाता है, बताता है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जितने भी हमले होते हैं सब शाम को 4 से 6 बजे के अंदर होते हैं। नरेंद्र 3 कॉलेज के नाम बताता है जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है और ये 3 कॉलेज दोपहर में 3 से 4 बजे तक बंद रहती है। लेकिन जब भी 3 कॉलेज में छुट्टी रहती है तब सारे हमले शहर में करवाए जाते हैं। इसलिए नरेंद्र इन 3 कॉलेज के बाहर पहरेदारी करने के लिए अपने आदमियों को लगा देता है क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि पिस्तौल गैंग के लोग जरूर इन कॉलेज में ही रहते हैं। तीनों कॉलेजों के बाहर पहरेदारी लगा दी जाती है। नरेंद्र रेड्डी कॉलेज के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा था, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो खुद गाड़ी से बाहर निकलता है और एक दुकान में कुछ सामान खरीदने जाता है ताकि गैंग के लोगों को पकड़ सके। नरेंद्र एक दुकान के बाहर खड़ा रहता है। तभी एक लड़का उसके सिर के पीछे बंदूक रखता है। नरेंद्र सामने रखे आईने में लड़के को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो लड़का हुसैन था। हुसैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। हुसैन नरेंद्र को अपने घर लेकर आता है। नरेंद्र देखता है कि उसके घर में उसकी बहन और उसकी माँ है। हुसैन बताता है कि उसे हर जवान को मारने के लिए 5,000 मिलता है और अगर वो भी मर जाता है तो उसके परिवार को 50,000 मिलेंगे। हुसैन नरेंद्र से कहता है उसे मार डालने के लिए ताकि उसके परिवार को 50,000 मिल जाए, मगर नरेंद्र उसे समझाता है कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। ये कहकर नरेंद्र वहाँ से चला जाता है और प्रवीण से कहता है हुसैन के ऊपर 24 घंटे नजर रखने। उसके बाद रात के समय नरेंद्र अपने घर में अपने परिवार के साथ था। तभी उसे हुसैन एक तस्वीर भेजता है। नरेंद्र तुरंत हुसैन से मिलने के लिए जाता है। हुसैन नरेंद्र के ऊपर विश्वास करने लगा था कि उसे पता था कि नरेंद्र उसके और उसके परिवार को कुछ नहीं होने देगा। हुसैन बताता है कि वो किसके लिए काम करता है। हुसैन अहमद का नाम लेता है जो उसे ये सब करने के लिए बोलता है। वो एक डॉक्टर का भी नाम लेता है जिसका नाम हकीम है। कोई भी मुजाहिद को काम करते समय गोली लग जाती है तो डॉक्टर हकीम के पास उन्हें ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर हकीम को किसी ने आज तक नहीं देखा। अगले दिन हुसैन अहमद से मिलने जाता है। अहमद फिर से उसका ब्रेन वॉश करने लगता है, लेकिन अचानक नरेंद्र अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँच जाता है और अहमद के ऊपर गोलीबारी करता है। अहमद अपनी जान बचाकर भागता है और हुसैन को भी अपने साथ चलने को बोलता है। दोनों वहाँ से भागते हैं, लेकिन नरेंद्र हुसैन के पैर में गोली मार देता है और अहमद के कंधे में भी गोली लगती है। हुसैन और अहमद किसी तरह भाग जाते हैं और सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। हुसैन पहली बार डॉक्टर को देख रहा था। हकीम उसे गर्म पानी लाने को बोलता है क्योंकि वो अहमद का इलाज कर रहा था, लेकिन हुसैन के पैर में भी गोली लगी थी, इसलिए वो पानी लाने के लिए नहीं जा पाता। हकीम खुद गर्म पानी लाने जाता है। उसी वक्त हुसैन एक ट्रांसमीटर चुपके से हकीम के दवाई वाले बक्से में छुपा देता है। ये ट्रांसमीटर नरेंद्र ने हुसैन को दिया था। ट्रांसमीटर काम करने लग जाता है और हुसैन नरेंद्र से मिलने के लिए आता है और वो उसके ऊपर काफी गुस्सा था क्योंकि नरेंद्र ने उसके पैर में गोली चलाई। लेकिन नरेंद्र उसे समझाता है कि अगर मैंने तुम्हारे पैर में गोली नहीं मारी होती तो सभी को तुम पर शक हो जाता। इसके बाद नरेंद्र डॉक्टर के ऊपर नजर रखता है। फिर एक दिन एक आदमी डॉक्टर से मिलने आता है और उसे बताता है कि मास्टर जी ने उसे बुलाया है। बीनू उसकी बातें सुन रहा था और नरेंद्र को बताता है कि हकीम किसी मास्टर जी के पास मिलने के लिए जा रहा है। दोनों तैयार हो जाते हैं और हकीम की गाड़ी का पीछा करते हैं। हकीम मास्टर
मास्टर जी के घर पहुंचता है, वहां उसका इलाज करने लगता है। वो सभी मास्टर जी को गाजी कहकर बुलाते हैं। गाजी दिल्ली पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था, जिसके लिए वो चांद खान को बुलाने को बोलता है। नरेंद्र उनकी बातें सुन रहा था और उसे पता चल जाता है मास्टर जी ही गाजी है और उसे तुरंत पकड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन इधर हकीम का दवाई का बक्सा गलती से नीचे गिर जाता है और उसमें रखा हुआ ट्रांसमीटर निकल आता है। ये देखकर हकीम हैरान था और तुरंत गाजी उसे मार डालता है। जब तक नरेंद्र गाजी को पकड़ने के लिए उसके घर आता है, सभी लोग भाग चुके थे। नरेंद्र गाजी को भागते हुए देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। गाजी भी अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन गाजी नरेंद्र को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। इधर दो लोग आकर बीनू के गाड़ी के अंदर बम रख देते हैं, जिससे कि वहां पर ब्लास्ट होता है। बीनू घायल हो जाता है। नरेंद्र बहुत परेशान था क्योंकि गाजी फरार हो चुका था, लेकिन गाजी एक बिल्डिंग के अंदर से नरेंद्र को चुपके से देख रहा था और वहां से चला जाता है। नरेंद्र तुरंत आईबी के हेड ध्यान के पास जाता है और बताता है कि पिस्तौल गैंग का मास्टरमाइंड गाजी बाबा है और वो चांद खान की मदद से दिल्ली पार्लियामेंट के ऊपर हमला कराने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन ध्यान नरेंद्र से सबूत मांगता है कि तुम्हें कैसे पता कि इन सब के पीछे चांद खान दिल्ली के ऊपर हमला कराने वाला है। नरेंद्र समझाता है कि उसके पास रिकॉर्डिंग थी, लेकिन गाड़ी ब्लास्ट होने के कारण वो सारा रिकॉर्डिंग नष्ट हो गया। ध्यान बिना किसी सबूत रहने के कारण उसे यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन आदिला ध्यान को समझाती है कि तारिक को पकड़ने के बाद हमें कोई भी सबूत नहीं मिला और अगर नरेंद्र की बात सच निकली तो हमें चांद खान को तुरंत पकड़ना होगा। आदिला अपने आदमियों को लेकर दिल्ली पहुंचती है चांद खान को पकड़ने। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में जितने भी होटल थे, सारे होटल के गेस्ट के नाम को चेक किया जाता है और उनमें से एक नाम सचिन गांगुली है, जिसे आदिला नोट करके लिख लेती है। तभी आदिला को फोन आता है और पता चलता है कि गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। आईबी का हेड ध्यान आदिला के ऊपर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसके जिद के वजह से सारे लोग दिल्ली से चले गए और आतंकवादियों ने चुपचाप यहाँ अपना काम कर दिया। इधर कर्नल शर्मा नरेंद्र के ऊपर नाराज थे क्योंकि उसकी बेवकूफी के वजह से आतंकवादियों ने एक और बार हमला कर दिया, जिसके बाद बीएसएफ वालों की बदनामी हो रही है। इसके चलते नरेंद्र को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इधर आदिला को पता चलता है कि गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में 2 टेररिस्ट मारे गए थे। उनका नाम पता चल गया है, लेकिन उनके साथ तीसरा आदमी भी था जिसका नाम सचिन गांगुली है। आदिला तुरंत होटल में चली जाती है जहां तीनों टेररिस्ट ठहरे हुए थे। वहां रजिस्टर चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि गांधीनगर में भी सचिन गांगुली नाम का टेररिस्ट घूम रहा है। आदिला नरेंद्र को फोन करती है, बताती है गांधीनगर में 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। उसके साथ जो एक टेररिस्ट और था सचिन गांगुली, यही नाम दिल्ली के पहाड़गंज के होटल में भी हमने देखा था। आदिला को यकीन है सचिन गांगुली ही चांद खान है। इधर भारत के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन आईबी हेड ध्यान उन्हें भी जाने को मना करता है क्योंकि मंदिर में हमला होने के कारण सारे आतंकवादी आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में सभी आतंकवादियों को धमकी देता है कि वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। इधर आतंकवादी भी फैसला करते हैं जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आएंगे तो उनकी मौत पक्की है। नरेंद्र भी फैसला करता है कि जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए जाएंगे उनकी जान खतरे में होगी और यही सही समय होगा। गाजी उनके ऊपर हमला करेगा और गाजी को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नरेंद्र कर्नल शर्मा से जाकर मिलता है और अपना सस्पेंशन कैंसिल करने को बोलता है क्योंकि अभी उसे काम करने की जरूरत है। शर्मा उसका सस्पेंशन कैंसिल कर देता है। नरेंद्र वापस से ड्यूटी ज्वाइन करता है। फिर एक दिन हुसैन नरेंद्र को फोन करता है और उसे बताता है कि अहमद ने उसे कल बस स्टैंड जाने के लिए कहा था क्योंकि वहाँ उसे बड़ा आदमी मिलने के लिए आने वाला था। हुसैन बताता है वो बड़ा आदमी चांद खान है। ये नाम सुनकर नरेंद्र हैरान था। वो तुरंत उसे बस स्टैंड जाने के लिए कह देता है, लेकिन उसे उसके साथ बॉर्डर पार नहीं जाना चाहता था। लेकिन नरेंद्र उसे समझाता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन हुसैन बस स्टैंड पहुंच जाता है और नरेंद्र अपने साथियों के साथ बस स्टैंड वहां पहुंच जाता है और हुसैन के ऊपर नजर रखता है। तभी नरेंद्र को आतंकवादी की ओर से एक नया कोड पता चलता है जिसमें लिखा रहता है हुसैन। नरेंद्र समझ जाता है हुसैन की जान खतरे में है और वो हुसैन को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक हुसैन के बैग में एक बम रखा हुआ था जो ब्लास्ट हो जाता है और हुसैन की वही मौत हो जाती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि नया कोड्स मिलने के बाद श्रीनगर में हुसैन नाम का एक आतंकवादी मारा गया। नरेंद्र कर्नल शर्मा से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि हुसैन आतंकवादी नहीं था बल्कि वो उसका इन्फॉर्मर था। शर्मा ये सुनकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने इंटरव्यू में बता दिया कि हुसैन एक आतंकवादी था और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन नरेंद्र ये सुनकर नाराज था क्योंकि वो हुसैन को आतंकवादी नहीं मानता, इसीलिए वो अपना ट्रांसफर करवाने के लिए कहता है। शर्मा उसका ट्रांसफर करवा देगा, लेकिन जब तक प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं कर लेते तब तक उसे यहीं रहना होगा। आदिला नरेंद्र से मिलने आती है। नरेंद्र उसे बताता है कि उसका ट्रांसफर इंदौर हो गया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के दौरे तक उसे यहीं रहना होगा। नरेंद्र
वहाँ भावुक हो जाता है क्योंकि हुसैन उसकी आंखों के सामने मर गया और उसे आतंकवादी कहा गया और ये सब कुछ नरेंद्र के वजह से हुआ। नरेंद्र इतने सारे हमले में बहुत बहुत कुछ खो चुका था और कभी भी उसके फैमिली के ऊपर भी हमला हो सकता है, इसीलिए वो अपना ट्रांसफर करवाना चाहता था। लेकिन बीनू उसे समझाता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री आतंकवादी के निशाने पर हैं और उनको बचाने के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा क्योंकि कोई भी फौजी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटता। ये सुनकर नरेंद्र थोड़ा सा उदास हो जाता है और अगले दिन नरेंद्र अपने कैंप में आता है और सभी को समझाता है कि इस बार गाजी को रोकना होगा। पूरे जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर में सिक्योरिटी तैनात कर दिया जाता है और वो दिन आ जाता है जब प्रधानमंत्री जम्मू एंड कश्मीर का दौरा करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार नरेंद्र कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए प्रधानमंत्री के गाड़ी के आगे वो अपनी गाड़ी ला देता है ताकि आतंकवादियों को लगे कि वो प्रधानमंत्री की गाड़ी है। इधर आतंकवादी के दो लोग अपने गाड़ी लेकर आते हैं और सीधा प्रधानमंत्री के गाड़ी के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन उस गाड़ी के अंदर नरेंद्र और प्रवीण बैठे हुए थे क्योंकि आतंकवादी को लग रहा था वो गाड़ी प्रधानमंत्री की है। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी लेकिन नरेंद्र दोनों आतंकवादियों को मार डालता है। गाड़ी के अंदर एक और आदमी बैठा हुआ था जो घबरा जाता है। नरेंद्र उसे गिरफ्तार कर लेता है और बीनू से कहता है प्रेस वालों को बताने के लिए कि हमने सारे आतंकवादियों को मार दिया और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने एक आतंकवादी को पकड़ा है। उस आतंकवादी को बंदी बना लिया जाता है लेकिन इस हादसे में प्रवीण को गोली लग जाती है। नरेंद्र उस आतंकवादी के साथ बात करता है, उससे पूछता है कि तुम लोग प्रधानमंत्री को क्यों मारने आए थे। वो आदमी अपना नाम राशिद बताता है। वो कहता है कि वो कोई आतंकवादी नहीं है बल्कि आतंकवादियों ने उसे पकड़ लिया था। वो झाड़ू मारने का काम करता है। आतंकवादियों ने उसे पकड़ा और उसके परिवार वालों को मारने की धमकी दी, इसीलिए वो उनका काम करने के लिए राजी हो गया। राशिद बताता है कि जीरो ब्रिज के बाद एक चेक पॉइंट था और मेरा काम सारे हथियारों को चेक पॉइंट के बाहर भिजवाना था। उसके बाद उन लोगों ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया और आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। नरेंद्र उसकी हाथों में देखता है कि उसके हाथों की नाखून साफ थे लेकिन गटर साफ करने वाला आदमी के नाखून कभी इतने साफ नहीं होते। नरेंद्र समझ जाता है ये झूठ बोल रहा है और जितने भी हमले हुए अक्षरधाम में और श्रीनगर में और होटल में सबके पीछे उसी का हाथ है। राशिद मानने से इनकार करता है और वो गलती से कह देता है कि वो कभी भी दिल्ली नहीं गया। नरेंद्र समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है ये वही है। इसका असली नाम राशिद नहीं बल्कि चांद खान है। नरेंद्र चांद खान से गाजी के बारे में पूछता है वो कहाँ है, लेकिन चांद खान बताता है कि उसने कभी गाजी से मुलाकात नहीं की बल्कि उसकी पत्नी से एक बार मिला था। नरेंद्र अपनी टीम को लेकर गाजी के पत्नी के घर चला जाता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन घर पे कोई नहीं था। लेकिन गाजी का एक बेटा है जो नरेंद्र की बेटी के स्कूल में पढ़ता है। अगले दिन नरेंद्र अपनी टीम को लेकर अपनी बेटी के स्कूल के बाहर खड़ा रहता है। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो नरेंद्र देखता है कि गाजी का बेटा स्कूल से बाहर निकलता है और उसकी माँ उसे लेने आती है। सभी गाजी की पत्नी का पीछा करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ रहती है। नरेंद्र कर्नल शर्मा से मिलने जाता है और एक सर्च ऑपरेशन गाजी की पत्नी के घर में करने के लिए बोलता है, लेकिन सारे सीनियर ऑफिसर ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि वो जगह ग्राउंड जीरो है, सबसे सेंसिटिव जगह, और उस जगह बीएसएफ को कोई भी पसंद नहीं करता। अगर उस घर के अंदर गाजी नहीं मिला और अगर कोई भी सिविलियन मारा गया तो पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो जाएंगे और बीएसएफ के ऊपर हमला करेंगे। इसीलिए शर्मा सर्च ऑपरेशन करने के लिए मना करता है, लेकिन नरेंद्र शर्मा के ऑर्डर को नहीं मानता और वो खुद फैसला करता है कि वो अकेले ग्राउंड जीरो जाकर गाजी को मारेगा। लेकिन उसका साथ देने के लिए बीना और इंदर भी पहुंच जाते हैं और नरेंद्र के साथ ग्राउंड जीरो चले जाते हैं। इंदर को बाहर रोकने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो आसपास के लोगों पर नजर रखे। इधर आदिला नरेंद्र से मिलने के लिए उसके घर आती है, लेकिन उसकी बीवी बोलती है कि वो अपने ऑफिस में है। आदिला हैरान हो गई थी क्योंकि वो अपने ऑफिस में तो था नहीं। आदिला समझ गई थी कि नरेंद्र ग्राउंड जीरो अकेले चला गया। वो तुरंत ये खबर शर्मा को बोल देती है। इधर नरेंद्र और बीनू दोनों ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और जितने भी सिविलियंस थे उन सभी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद नरेंद्र फर्स्ट फ्लोर में सर्च के लिए जाता है और बीनू से सेकंड फ्लोर सर्च करने को भेजता है, लेकिन बीनू बहुत जल्दी सेकंड फ्लोर को सर्च करके वापस आता है। नरेंद्र हैरान हो गया था, लेकिन बीनू बोलता है कि सेकंड फ्लोर में सिर्फ एक ही कमरा था। इधर घर के बाहर मोहल्ले के सारे लोग जमा हो जाते हैं और नरेंद्र के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। नरेंद्र सेकंड फ्लोर में जाता है और देखता है वहाँ सिर्फ एक कमरा है, लेकिन कमरे के अंदर शीशा लगा हुआ था और शीशा के पीछे गाजी और उसके साथ एक आतंकवादी भी था जो बंदूक तान के खड़ा था। लेकिन नरेंद्र और बीनू उन्हें नहीं देख पा रहे थे और दोनों आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन दोनों को शक हो रहा था कि शीशे के पीछे कोई हो सकता
है। इसलिए अचानक नरेंद्र शीशा के ऊपर हमला करता है और दोनों आतंकवादी नरेंद्र और बीनू के ऊपर हमला करने लगते हैं। नरेंद्र भी उन दोनों के ऊपर हमला करता है। गोलियों की आवाज सुनकर इंदर ऊपर आता है और उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन गाजी एक बम उनके ऊपर फेंकता है जिस कारण बीनू मर जाता है। गाजी का साथी इंदर के पैरों पर गोलियां चलाता है। इंदर जोश में आकर गाजी के उस साथी को गोली मार देता है, लेकिन गाजी इंदर को मार डालता है। इधर नीचे देखते हैं कि बीएसएफ बहुत सारे जवान पहुंच जाते हैं और वहां लोगों की भीड़ को हटाने की कोशिश करते हैं। गाजी नरेंद्र के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन नरेंद्र गाजी को पकड़ लेता है और उसे बेधड़क मारता है। गाजी बंदूक से उसकी तरफ गोली मारता है, लेकिन नरेंद्र गाजी को पकड़कर सीधा बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। नरेंद्र गाजी का गर्दन मरोड़ देता है और उसे मार डालता है। यहाँ बताया जाता है कि बीएसएफ डिप्टी कमांडेंट नरेंद्र दुबे को 7 गोलियां लगी थी, जिसमें 2 गोलियां आज भी उनके रीढ़ के हड्डी में फंसी हुई है और इसके लिए नरेंद्र को 2004 में गाजी बाबा को मारने के लिए कीर्ति चक्र अवार्ड भी दिया जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।